स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड ईयर की बुक MGP4 गांधी के राजनीति विचार को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो चुका था। तो इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर 9 को हम लोग कवर करेंगे। अगर आपने पहले के चैप्टर्स को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 9। आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और आप पॉलिटिकल साइंस की बुक हमारे वेबसाइट sharpiqeducation.blogspot.com से परचेज कर सकते हैं। आप हमारे शॉर्ट नोट्स और असाइनमेंट की PDF इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर पा सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पर गांधी के विचार। चैप्टर 9 में हमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पर गांधी के विचारों को समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का क्या अर्थ होता है। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है, उपनिवेशवाद एक ऐसी ताकत थी जिसमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे देश में जाकर बलपूर्वक कब्जा किया जाए और उसके संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपने आप को विकसित किया जाए। इसके लिए लोग गलत मार्ग भी अपनाते थे, जैसे कि हमारे देश भारत में ब्रिटिशों का शासन स्टार्ट हो गया था, यानी कि ब्रिटिशों का उपनिवेशवाद था हमारे देश में। औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय नेताओं के विचार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही थे। जब औपनिवेशिक शासन प्रारंभ हुआ तो इसका जो परिणाम था, इसमें भारतीय नेताओं के जो विचार थे वह सकारात्मक भी थे और नकारात्मक रूप से भी थे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सहनशीलता, समाधान के शांतिपूर्ण तरीके, सरकार की प्रणाली पर संवैधानिक नियंत्रण की प्रशंसा और मांग के लिए विवश किया। अगर देखा जाए तो जो सकारात्मक रूप था वह यह था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीयों को एक सभ्य जीवन के लिए उत्कृष्ट आदर्शों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र, सहनशीलता, समाज में विवादों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीके, योग्यता की सराहना, मानव गरिमा तथा शक्ति की, व्यक्तित्व की सम्मान, सरकार की प्रणाली पर संवैधानिक नियंत्रण आदि की प्रशंसा तथा इसकी मांग के लिए विवश करना सिखाया। अगर उपनिवेशवाद नहीं होता तो जो भारतीय लोग थे वह इन सब चीज़ों को नहीं सीख पाते, समझ नहीं पाते। और बात अगर दूसरी की जाए तो नकारात्मक रूप भी इसका पूर्ण रूप से उभर कर आया, जो यह था अधिकार व स्वतंत्रता को छीन लिया जाना, शोषण इत्यादि। यानी कि जो इसका नकारात्मक रूप था वह यह था कि जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय नागरिक थे, उनके अधिकारों को छीना गया, उनकी स्वतंत्रता को छीना गया और उनका पूर्ण रूप से शोषण किया गया। अब वह शोषण मानसिक हो या आर्थिक, दोनों ही रूप से लोगों को शोषित किया गया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का राज्य और नागरिकों पर प्रभाव। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का राज्य और नागरिकों पर क्या प्रभाव, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मूल निवासियों को उनके भौतिक संसाधनों से विहीन करती है, नैतिक व आध्यात्मिक अस्तित्व का परिवर्तन करती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद होता है, इसमें जो दूसरे देश के लोग होते हैं वह किसी और देश जाकर उनके संसाधनों का प्रयोग करके, उनके प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके उन पर कब्जा कर लेते हैं और इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारे देश में उपनिवेशवाद आया था, ब्रिटिश आए थे, तो उन्होंने मूल निवासियों को उनके भौतिक संस्थानों से विहीन कर दिया और उनकी जो नैतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व था इसको परिवर्तित करने का कोशिश किया और बहुत हद तक वह इसमें सफल भी रहा है। औपनिवेशिक देशों में प्रचलित वस्तुओं के साथ तुलना करके उनके तार्किक और वैज्ञानिक आधार को सही ठहराते थे। साथ ही साथ जो औपनिवेशिक देशों में यानी ब्रिटिश देशों में जो भी चीज़ें प्रचलित थी, जो भी वस्तुएं प्रचलित थी, उसका हमारे भारतीय चीज़ों के साथ तुलना करते थे और साथ ही साथ तार्किक व वैज्ञानिक आधार देके अपनी चीज़ों को बेहतर साबित करते थे। जैसे कि
भारतीयों का खान पान शाकाहारी था। शुरू से अंग्रेज अपने मांसाहारी खान पान को वैज्ञानिक तथा उचित बताते हुए भारतीयों को उनके खान पान की आदतों की सीमाओं और व्यर्थता के लिए मनवाने की कोशिश करते थे। पहले मूल निवासियों ने बड़ी तेजी से औपनिवेशिक शक्तियों की मूल व्यवस्थाओं को अपना लिया था, जिस वजह से गांधी जी काफ़ी निराश थे और गांधी जी इसकी बहुत ही कटु आलोचना भी करते थे। आर्थिक मानसिक शोषण, साथ ही साथ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से जो यहाँ के लोग थे, इनका आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण किया जाने लगा और इससे लोग काफ़ी प्रभावित होते रहे। जीवन शैली में परिवर्तन, इसके बाद उपनिवेशवाद से जो हमारे भारतीय मूल के लोग थे, उनकी जीवन शैली को परिवर्तित किया जाने लगा और उनके जीवन को बदलने का प्रयास किया जाने लगा। सरकार की मूल प्रणालियों को आधुनिक सरकार की अमूर्त और कानूनवादी प्रणाली में बदला। जो ब्रिटिशर्स थे, वह भारत सरकार की जो अपनी प्रणाली थी, उसको आधुनिक सरकार की यानी जो ब्रिटिश सरकार थे, उनकी अपनी अमूर्त और कानूनवादी प्रणाली में बदला गया। समाज तथा जन केंद्रित सरकार की व्यवस्था समाज की सीमाओं से बाहर एक अमूर्त राज्य में परिवर्तन की। जो समाज और जन केंद्रित सरकार की व्यवस्था थी, वह उन्होंने इसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यह भारतीय मूल से दो प्रकार से भिन्न था और यह जो भारतीय मूल का जो प्रणाली था, उससे दो प्रकार से भिन्न था। पहला, राज्यों को प्राथमिकता जनता के मूल आदर्शों को पूरी तरह बदला जाए। इसमें राज्यों की प्राथमिकता थी, यानी व्यक्ति की प्राथमिकता ना होकर राज्य की प्राथमिकता थी। जनता के मूल आदर्शों को पूरी तरह से बदला जाए और साथ ही साथ जो जनता के मूल आदर्श थे, जो उनको स्वतंत्रता, समानता प्राप्त थी और उनका जो अधिकार था, इनको मूल रूप से बदला गया। राज्य को समाज से न्यूनतम संवाद और साथ ही साथ जो दूसरी भिन्नता थी, वह यह थी कि राज्य का समाज से न्यूनतम संवाद होने लगा, यानी कि राज्य और व्यक्ति समाज के बीच में कम्युनिकेशन कम हो गया। और अगर कम्युनिकेशन कम हो जाता है, संवाद कम हो जाता है, तो व्यक्ति अपनी बातों को, अपनी दुविधाओं को सरकार तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अधिक संवाद से सामाजिक शक्तियों के मन में बैठा भय कम हो जाएगा, उनका यह मानना था। उन्होंने जो परिवर्तन किया था, इसमें संवाद को कम किया था और उन्होंने यह तर्क सोचा था कि अगर अधिक संवाद होता है समाज में और राज्य में, तो जो सामाजिक शक्तियाँ हैं, उनके मन में जो बैठा डर है, वह कम हो जाएगा। सामाजिक भावनाओं को नियंत्रित करने में परेशानी, और इससे क्या होगा, जो सामाजिक भावनाएं हैं, उनको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी से कठोर आलोचक थे। गांधी जी इन सब परिवर्तन से काफ़ी ही ज़्यादा निराश हुए और गांधी जी इसके कठोर आलोचक थे और इसकी काफ़ी हद तक उन्होंने आलोचना की थी। करते हैं उपनिवेशवाद के विरुद्ध गांधी का अहिंसक संघर्ष। अब उपनिवेशवाद के विरुद्ध गांधी का क्या अहिंसक संघर्ष था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। गांधी जी जानते थे कि औपनिवेशिक शासकों की नैतिक रूप से दुर्बल रणनीति तथा तरीके भारतीय जनता की दृढ़ता और उनके नैतिक साहस के समक्ष ठहर नहीं पाएंगे। यानी कि जो उपनिवेशवाद था, वह ज़्यादा दिन तक हमारे देश भारत में टिकने वाला नहीं था, क्योंकि जो भारतीय जनता थी, वह काफ़ी दृढ़ थे और काफ़ी साहसी थे। तो उन्हें यह पूरा विश्वास था कि ब्रिटिश ज़्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसके लिए बहुत ही संघर्ष किए और यह सभी संघर्ष अहिंसक थे, क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने जितने भी आंदोलन किए उपनिवेशवाद के विरुद्ध, वह सभी अहिंसक संघर्ष थे। तो चलिए समझते हैं इसे। ब्रिटिशों के विरुद्ध शस्त्रों की रणनीति के बजाय अहिंसक राजनीति से लड़ने का निर्णय। गांधी जी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध शस्त्रों की रणनीति के बजाय अहिंसक रणनीति से लड़ने का निर्णय किया। क्रांतिकारी दल शस्त्र के पक्ष में थे, परंतु कुछ ऐसे दल थे जो क्रांतिकारी थे और उनका यह मानना था कि अगर ब्रिटिशों से छुटकारा पाना है तो हमें शस्त्र जरूर ही चाहिए, हमें इसके लिए शस्त्र की आवश्यकता है। ऐसे अहिंसक रूप से संघर्ष करने से ब्रिटिश कभी नहीं मानेंगे। सैनिक संघर्ष से वे सैन्य शक्ति का प्रयोग करके बचाव व खुद को सही साबित करेंगे। परंतु गांधी जी ने ऐसे क्रांतिकारी वर्गों के साहस और उद्देश्यों की सराहना तो की, किंतु वे इसकी विफलता के लिए पूरी तरह से सुनिश्चित थे। गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर हम शस्त्र
लेकर, शस्त्र उठाकर अगर हम ब्रिटिशों से लड़ेंगे तो हम इसमें पूर्णतः विफल होंगे और हमारी हार सुनिश्चित होगी, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसी हिंसक प्रतिरोध को ब्रिटिश सेना की अच्छी सैन्य तैयारी बड़ी आसानी से दबा सकती है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास सैन्य शक्ति भरपूर मात्रा में थी, उनके पास लड़ने की क्षमता थी, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सैनिक थे और बड़े बड़े हथियार थे, तो वह हमें आसानी से हरा सकते थे और सैन्य शक्ति का प्रयोग करके वह खुद को बचा भी सकते थे और खुद को सही भी साबित कर सकते थे। इसीलिए गांधी जी ने निर्णय लिया और सुझाव दिया कि हम अहिंसक रूप से अहिंसक संघर्ष करके ब्रिटिशों से छुटकारा पाएँ। और इसके साथ ही साथ वे जनता को अहिंसक प्रतिरोध का कला का प्रशिक्षण दिए और जनता को उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध किस प्रकार से लिया जाता है इस कला का प्रशिक्षण भी दिया, ताकि लोग उनका साथ दे पाए और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चंपारण में किसानों का दमन, जलियांवाला बाग आदि मामलों में शांतिपूर्ण प्रतिरोध और उपवास करके अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इसके पहले भी, इस अहिंसक संघर्ष के पहले भी गांधी जी ने कई सारे अहिंसक संघर्ष करके लोगों को सफलता दिलाई और जीत हासिल करवाई। इसी में से एक था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें किसानों का दमन किया उन्होंने और किसानों को अहिंसक संघर्ष करके काफ़ी मदद दिलाई। साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी गांधी जी ने अहिंसक रूप से आंदोलन किया और इसमें जीत हासिल की, उपवास करके अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन किया और साथ साथ वह हड़ताल और उपवास में भरोसा रखते थे और यह उनका शस्त्र कहा जा सकता है। गांधी जी ने उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए और उसे छुटकारा पाने के लिए 1920 में असहयोग आंदोलन के नाम से अहिंसक संघर्ष की शुरुआत की और यह पहला और काफ़ी बड़ा अहिंसक प्रतिरोध था जिसमें सभी ने भाग लिया था। यह आंदोलन सही प्रकार से चल रहा था, समाज के वर्गों का समर्थन और साथ ही साथ समाज के जितने भी वर्ग थे, छोटे बड़े अमीर गरीब, सभी लोग इसमें पूर्ण रूप से समर्थन किए थे और सभी इसके समर्थक थे। परंतु 1922 में दुखद घटना की वजह से इस आंदोलन को वापस लिया गया। इसे हम समझते हैं कि क्यों इतने बड़े आंदोलन को, इतने बड़े असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1922 में चौरा चौरी में कुछ आंदोलनकर्ताओं ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें कि 2 दर्जन पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए और यह घटना अहिंसक संघर्ष की बजाय एक काफ़ी बड़ा हिंसक संघर्ष बन गया। इस घटना के पश्चात गांधी जी ने यह कहकर आंदोलन समाप्त कर दिया कि इसमें लोग अपने पथ से भटक गए और इस आंदोलन को उन्होंने यहीं पे वापस ले लिया। यह आंदोलन अहिंसक से हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसके पश्चात कई अहिंसक आंदोलन हुए और इसको वापस लेने के बाद गांधी जी ने हार नहीं माना। उन्होंने इसके बाद भी कई सारे अहिंसक आंदोलन किए, जैसे कि नमक आंदोलन, जो अंग्रेजों के वाणिज्यिक हित को प्रभावित किया, जैसे जो उनका कॉमर्शियल बेनिफिट था उसको उन्होंने प्रभावित किया। अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। उपनिवेशवाद के खिलाफ गांधी जी ने एक बहुत ही बड़ा और अंतिम आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका शुरुआत 1942 में हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिए जाने पर गिरफ्तारी की थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का एक नारा दिया था, जिसके बाद इनके समर्थन और इनका कई सारे बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी। इसके कानून को हाथ में लेने का अवसर मिला और साथ ही साथ जो गांधी जी थे और उनके जो समर्थन थे उनको कानून को हाथ में लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी दृढ़ विश्वास अहिंसा व सत्याग्रह में स्वतंत्रता हासिल करवाया। यही जो अहिंसा और सत्याग्रह में दृढ़ विश्वास था, इसने ही हमें स्वतंत्रता हासिल करवाई और उपनिवेशवाद और समाजवाद से छुटकारा दिलवाया। और इसमें गांधी जी सबसे बड़े महान नेता थे जिन्होंने इतना कुछ किया और हम आज आज़ाद बैठे हुए हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर से आगे हम उसको कवर करेंगे। तो हमने इस चैप्टर में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पर गांधी के विचार को समझा है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का राज्य और नागरिकों के क्या प्रभाव रहा है इसको समझा है और इसके बाद उपनिवेशवाद के विरुद्ध
गांधी का अहिंसक संघर्ष क्या क्या रहा है इसको पढ़ा है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर है उसको मैंने ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कवर किया है। आप लोग इसका रिवीजन बिल्कुल करें, यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और भी जितने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।